अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले चाइनीज़ फ्यूचर्स की बात कर लेते हैं जो कि नेगेटिव रहे लास्ट वीक के अंदर। और डी बार्स 2% डाउन, एच आर कॉइल्स 2% डाउन, और कोक और आयरन ओर भी इसी तरह 3% और 5% डाउन रहे। चाइना में सेंटिमेंट्स काफ़ी नेगेटिव थे। कुछ दोबारा से कोविड सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा फैल रही है, लॉकडाउन की बातें हो रही हैं, गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है लॉकडाउन को लेकर। और इस दफ़ा जिस किस्म का स्प्रेड है वो सुनने में आ रहा है कि पहले जितनी दफ़ा भी ये स्प्रेड हुई है बीमारी उससे ज़्यादा बढ़कर है अभी। तो अल्लाह बेहतर करे कि हालात जो है वो अंडर कंट्रोल रहे, अदरवाइज़ हो सकता है कि सिचुएशन फिर से आउट ऑफ कंट्रोल हो और फिर उसके असरात सारी दुनिया को देखने पड़ेंगे। तो एक ये खदशा है जिसकी वजह से चीज़ें वहाँ पर डिस्टर्ब हैं। अगर स्पॉट मार्केट की बात करें तो वहाँ पर भी डिस्टर्बेंस थी। स्पॉट मार्केट में कुछ जो कार्गोस थे, जो डिस्ट्रेस कार्गो थे, वो तकरीबन $600 से नीचे भी एचआरसी के ऑफर हुए मार्केट में, जबकि इन जनरल अगर बात करें $610 का रेट आ रहा था एचआरसी का चाइना से स्पॉट में। और इसके बाद अगर हम बात करते हैं वहाँ पर स्क्रैप की, तो स्क्रैप की सिचुएशन भी डोमेस्टिक थोड़ी सी डाउनवर्ड रही है। बाय द वे आज जब ओपनिंग हुई है चाइनीज़ फ्यूचर्स की तो दोबारा से एक पॉजिटिविटी आई है। आज स्टेबिलिटी थोड़ी सी नज़र आ रही है, उस किस्म का नेगेटिव सेंटीमेंट नहीं है जैसे लास्ट वीक के अंदर नज़र आ रहा था। इन्हीं कोविड लॉकडाउन और इन बातों की वजह से वहाँ पर स्पॉट आयरन ओर के प्राइसेस भी डाउन हुए हैं। तकरीबन आप समझें कि $9 के आसपास प्राइसेस, $9 से $11 के आसपास प्राइसेस नीचे गए हैं एक हफ्ते के अंदर। और इस वक्त आयरन ओर $94 के ऊपर स्टैंड कर रहा है। फार ईस्ट की बात की, कंट्रीज़ की बात की जाए, नेबरिंग कंट्रीज़ हैं वो ताइवान, उसके अंदर ताइवान के अंदर प्राइसेस स्क्रैप की स्टेबल हैं। पिछले 2-3 हफ्ते से राउंड चल रहा है वहाँ पर इंक्रीज़ करने का प्राइसेस, तो अभी भी इसी किस्म का कुछ रुझान था। 7-8-10 डॉलर बढ़ाकर उन्होंने फिर से बाइंग की है और री इन्वेंट्री, अपनी जो इन्वेंट्री है उसको रीस्टॉक कर रहे हैं। और जापानीज़ प्राइसेस जो हैं वो भी अब आकर काफ़ी ऊपर आके स्टेबल हो गई हैं, लेकिन वहाँ पर प्राइसेस लास्ट वीक के अंदर फिर से $8-10 जंप किए हैं। जबकि चाइना के अंदर जो इंपोर्ट की डिमांड थी, खासतौर से जापान से जो माल खरीद रहे थे, वहाँ पर स्लो डाउन हुआ है, क्योंकि चाइना की डोमेस्टिक मार्केट भी स्क्रैप की थोड़ी डाउन हुई है। $10 से $12 वहाँ पर कम हुए हैं, जिसकी वजह से उनका वहाँ से जापान से इंपोर्ट करने में खास कोई रुझान नहीं रहा लास्ट वीक के अंदर। जबकि अगर वियतनाम की बात करें तो वियतनाम के अंदर भी प्राइसेस स्टेबल थी, वहाँ पर डिमांड भी थी, लोग अपने इन्वेंट्रीज को रीस्टॉक कर रहे थे और ख़ासतौर से बल्क की प्राइसेस को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया हुआ था उन्होंने। और वियतनाम के अंदर प्राइसेस स्टेबल हैं स्क्रैप के ऑफ नाउ। अब मुझे ऐसा फील होता है वहाँ की मार्केट्स को देखकर, वियतनाम, ताइवान और जापान मार्केट, यहाँ पर पिछले 3-4 हफ्ते से जो हम एक प्राइसेस का रिबाउंड देख रहे थे, इम्प्रूवमेंट आ रही थी, तो वो बेसिकली रीस्टॉकिंग की वजह से थी। अब वो रीस्टॉकिंग हो चुकी है मुझे लगता है। तो हो सकता है कि अब हम ये फर्दर जो राउंड है वो डिसकंटिन्यू हो जाए और एक जगह पर जाकर प्राइसेस पीक आउट हो जाए, क्योंकि दीज मार्केट था वन ऑफ द मार्केट जहाँ पर प्राइसेस सिर्फ बढ़ते जा रहे थे और किसी किस्म की अभी तक पिछले 3-4 हफ्ते के अंदर हम लोगों ने एडजस्टमेंट नहीं देखी, जबकि बाकी दुनिया एक डिफरेंट ट्रेंड के ऊपर चल रही है। तो इसको देखते हैं आगे क्या होता है यहाँ पर। जबकि टर्की की अगर बात करें, टर्की के अंदर भी सेंटिमेंट्स काफ़ी ज़्यादा स्लो और नेगेटिव थे, सेल्स उनकी नहीं बढ़ सकी। खास तौर से हर तरफ से कोशिश कर रहे हैं, प्राइस बढ़ाकर भी देख लिए किसी तरीके से कुछ पुश मिले प्राइसेस को, बट आगे से डिमांड उस तरीके से नहीं है। उसी चीज़ को ट्रांसलेट किया इनकी स्क्रैप की बाइंग ने, और स्क्रैप की बाइंग जो अब इन्होंने HMS की है लास्ट वीक के अंदर। एक तो ज़्यादा कार्गोज बुक नहीं हुए, कुछ चंद कार्गोज का सुनने में आया बुकिंग का, और HMS की जो प्राइस है वो अराउंड 389-90 के आसपास सुनने में आ रही है, जो कि लास्ट प्राइस से अगर कंपेरिजन करें तो वो $7-8 के करीब कम हुई है। अब वो चाहे USA से हो चाहे यूरोप से हो, सब सेलर्स ने उस चीज़ को एडजस्ट कर लिया, एक्सेप्ट भी कर लिया है। तो प्राइसेस ओवरऑल टर्की के अंदर कुछ थोड़ा नीचे आई हैं। अगर हम उनके रीबार्स की बात करें तो रीबार्स की प्राइसेस भी अंडर प्रेशर रही हैं। 660 FOB का प्राइस आ रहा था, जो कि ऑलमोस्ट स्टेबल प्राइस है। सबसे बड़ी न्यूज़ टर्की के अंदर भी ये है कि उन्होंने अपना अभी एट द एंड ऑफ अगस्त अनाउंस कर दिया है, अपने एनर्जी टैरिफ्स को बढ़ा दिया है, जो कि 50% इंक्रीज़ है उनकी कॉस्ट के अंदर। एनर्जी की कॉस्ट जो है 50% बढ़ाई गई है, जो उनका पर यूनिट टैरिफ जो है उसके अंदर। और इसी तरह गैस के भी अराउंड 50% के आसपास लगभग प्राइस बढ़ गया है, जिसकी वजह से इसका डायरेक्ट एक इम्पैक्ट आएगा अपनी स्टील प्रोडक्शन कॉस्ट के ऊपर, जो कि सुनने में आ रहा है कि तकरीबन 35 से लेके $45 के लगभग कहीं पर सिर्फ और सिर्फ इस कॉस्ट का उसके अंदर फैक्टर रहेगा बढ़ने का। ये जो एनर्जी बढ़ाई गई है और गैस बढ़ाई गई है उसकी वजह से $35 से $45 तकरीबन प्राइसेस इनको एडजस्ट करने पड़ेंगे अपवर्ड, जिसके लिए कोशिश वो लोग कर रहे हैं ऑलरेडी। बट सेल्स पहले ही नहीं थी, अभी फर्दर भी सेल्स नहीं है थी एज सच, और अब आगे देखेंगे किस तरीके से वो पास ऑन करते हैं। खैर टर्किश मिल्स ने भी अपनी प्रोडक्शन कट डाउन करना शुरू कर दी हैं, कुछ ने थोड़ा सा टाइम ऑफ कर दिया 20-25 दिन के लिए, और कुछ अपने प्रोडक्शन के जो आपकी दिन के अंदर शिफ्ट्स होती हैं वो कम कर दी हैं। तो उसकी वजह से हो सकता है कि थोड़ा सा उनको रिलीफ मिलेगा। स्क्रैप की प्रोक्योरमेंट कम ही रहेगी, उसके अंदर किसी किस्म की कोई बेहतरी होती नज़र नहीं आ रही।
जबकि फ्लैट प्रोडक्ट की बात करें तो वहाँ पर भी जो इंक्रीज़ है, उन्होंने इंक्रीज़ किया था अराउंड $30 के आसपास बढ़ाए थे टर्किश मिल से, लेकिन किसी किस्म का उनको रिस्पांस पॉजिटिव नहीं मिला क्योंकि बाकी दुनिया से कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा है, तो उसको भी वो अब पास ऑन नहीं कर सके। अब देखना ये है कि ये जो एनर्जी टैरिफ कॉस्ट बढ़ रही है और हर जगह पे बढ़ रही है, चाहे यूरोप है, फिर टर्की के अंदर बढ़ गई, अभी अब प्रोडक्शन कट डाउन करनी पड़ रही है, मिल्स नहीं प्रोड्यूस कर सकती कि हाई कॉस्ट के ऊपर आप प्रोड्यूस करें और सस्ता बेचें और विदाउट प्रॉफिट काम करें, तो ये तो होगा नहीं। तो अब ये कॉस्ट का बहुत बड़ा पुश आ रहा है पूरी दुनिया के लिए, और मिल्स के लिए भी एक चैलेंजिंग टाइम भी है, मगर उनको जाहिर है कि पास ऑन करना ही पड़ेगा। अब या तो प्रोडक्शन कट डाउन होगी या फिर पास ऑन होगा, बट अब जो भी सिचुएशन है इसका एक मेरा ख्याल है क्लैरिटी आएगी इसके अंदर कि किस तरफ मार्केट मूव करेगी। इस तरह अगर स्क्रैप वर्सेस रीबार जो हम स्प्रेड की बात किया करते हैं टर्की का, वो तकरीबन $270 के ऊपर स्टैंड कर रहा है, जो कि कम होकर 260 भी हो गया था बीच में, बट अभी एनर्जी टैरिफ्स बढ़ने के बाद अब 270 के ऊपर अभी इस वक्त स्टैंड कर रहा है और स्टेबल है। इसको भी हम लोग फॉलो करते रहेंगे और अब देखते हैं कि जो वहाँ के मैन्युफैक्चरर्स हैं फ्लैट और लॉन्ग के, वो अभी आगे फर्दर क्या स्ट्रेटजी करते हैं। फिलहाल प्रोडक्शन कट डाउन्स हो चुकी हैं ऑलरेडी। यूरोप की अगर बात करें तो यूरोप में भी मिल्स जो है वो एक्सपेक्टेड है कि क्लोज हो जाएंगी, काफ़ी प्रोडक्शन कट डाउन हो जाएंगे। आर्सेनल की कुछ मिल्स ने ऑलरेडी अनाउंस कर दिया कि हम लोग शट डाउन पे जा रहे हैं या प्रोडक्शन कट डाउन कर रहे हैं, क्योंकि वो फिजिबल ही नहीं है किसी भी सूरत के अंदर, माल बेच नहीं पा रहे उस प्राइस के ऊपर। जब से उन्होंने प्राइस इंक्रीज़ किया यूरोप के अंदर थोड़ा सा एक और इशू हो गया कि इंडिया से ऑफर्स आ रहे हैं, वो ऑफर सस्ते हैं, यूरोप के ऑफर्स महंगे हैं जो डोमेस्टिक हैं। तो वहाँ पर डोमेस्टिक मिल्स के लिए बड़ा चैलेंजिंग टाइम है अभी इस वक्त कि वो किस तरीके से कोप अप करेंगे। जो रशिया यूक्रेन वॉर के बाद से अब एनर्जी क्राइसिस पैदा हो रहा है और ये अभी हम फर्दर इसको बुराई की तरफ जाते हुए देखेंगे अभी, और सिचुएशन ख़राबी की तरफ ही जाएगी जैसे जैसे सर्दी बढ़ती जाएगी। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि शायद पूरे यूरोप के लिए और बाकी भी कंट्रीज़ के लिए जो भी रेलेवेंट कंट्रीज़ हैं उनके लिए एक बड़ा मुश्किल टाइम होगा, और स्टील सेक्टर के लिए ख़ास तौर से काफ़ी मुश्किल होगा, क्योंकि गवर्नमेंट कोई भी रूल्स अनाउंस कर सकती है, किसी किस्म की इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई को कट डाउन कर सकती है, या किसी किस्म के भी कोई भी नया आपको वहाँ पर कोई भी अनाउंसमेंट हो सकती है किसी टाइम पर भी। तो इसको हम फॉलो करेंगे, देखेंगे अभी आगे। जबकि कॉइल्स की जो बात है और लॉन्ग प्रोडक्ट्स की बात है, वहाँ पर बाकी भी यूरोपियन कंट्रीज़ ने जर्मनी के साथ साथ अब इटली ने प्राइसेस बढ़ा दिए हैं, स्पेन ने इवन 100 से 150 यूरो तकरीबन बढ़ा दिया अभी लॉन्ग प्रोडक्ट्स के ऊपर। तो प्राइसेस के इस किस्म के इंक्रीज हैं, बट सरप्राइजिंगली नहीं, एज एक्सपेक्टेड किसी किस्म का जो पास ऑन था प्राइसेस का वो नहीं हो सका, किसी किस्म का स्पार्क नहीं आया, कोई कस्टमर्स आगे बढ़ के नहीं आए, कोई डेस्परेशन नहीं हुई उसके अंदर, विच इज़ एक्चुअली कंसर्निंग कि अब क्या होगा। अब रशिया की अगर बात करें तो रशिया के अंदर प्राइसेस स्क्रैप की काफ़ी स्टेबल थी और बढ़ भी रही हैं प्राइसेस काफ़ी, क्योंकि उनका जो करेंसी है बेसिकली उसकी वजह से बड़ा इम्पैक्ट आ रहा है उनके कारोबार के ऊपर, एक्सपोर्ट्स के ऊपर ख़ास तौर से फिजिबल नहीं हो पा रही है, उनकी करेंसी स्ट्रांग होती चली जा रही है। अगर पे गारन की बात करें तो एशिया के अंदर जो पे गारन की एक्सपोर्ट है वो बड़े सरप्राइजिंग नंबर्स के ऊपर है। चाइना के अंदर ऑफर्स $420-25 की पे गारन की आ रही हैं, विच वॉज सरप्राइजिंग फॉर मी कि किस तरीके से वो कर पा रहे हैं। और जाहिर है कि प्राइस एज़ कम्पेयर टू अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड जहाँ पर $500 की बात हो रही हो, पे गारन की 480 की बात हो रही हो, तो ये इंतहाई अट्रैक्टिव प्राइस है चाइना के लिए। बट चाइनीज़ कस्टमर्स भी अच्छे तरीके से उसको प्ले कर रहे हैं और निगोशिएट कर रहे हैं फर्दर प्राइसेस को डाउन लाने के लिए रशिया से। और इसके अलावा अगर रशिया से हम बिलेट्स की बात करें जो कि टर्की को ऑफर हो रहे थे, अब जैसे ही एनर्जी टैरिफ्स बढ़े टर्की के अंदर तो सबको थोड़ी सी ये शय मिली है कि हम प्राइसेस को बढ़ा सकें, अब रूम है हमारे पास, क्योंकि टर्की भी अब डिपेंडेंट होगा। ज़ाहिर है कि ज़्यादातर जो यूरोपियन मिल्स हैं या फिर टर्की है, उनको अगर रशिया से माल ख़रीदना पड़ता है तो बिलेट्स ख़रीद के तो उनको फिजिबल है, बजाय इसके कि अपनी वो मेल्टिंग करें। और जो प्राइसेस पहले अभी रशिया की साइड से आ रहे थे 550-570 के आसपास बिलेट्स के टर्की के लिए, वो अब अचानक से 590 के ऊपर जंप कर गए और कस्टमर्स उसके लिए इंटरेस्ट ले भी रहे हैं, बट कोई डील सुनने में ऐसी कंक्लूड होती भी नज़र नहीं आई। अमेरिका की बात करें तो वहाँ पर डोमेस्टिक मार्केट थोड़ी सी डिस्टर्ब्ड है, आउटेजेस हैं मिल्स की, कुछ जो है वो मिल्स अभी मेंटेनेंस के ऊपर हैं और कुछ ऑर्डर्स कैंसिल भी हुए हैं वहाँ पर डोमेस्टिक। तो एक अजीब सी सिचुएशन है, लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि प्राइसेस शायद नीचे जाएंगी, बट बहुत ज़्यादा कुछ प्राइसेस क्रैश करने का इंडिकेशन नज़र नहीं आ रहा। मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट मंथ साइडवेज रहेगा, शायद प्रेशर रहे सितंबर के अंदर, बट अक्टूबर के लिए लोग बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं। अक्टूबर के अंदर प्राइसेस काफ़ी अच्छे तरीके से वापस रिवाइव बैक कर सकेंगी और स्टेबल हो सकेंगी, क्योंकि एट दी एंड जिस भी कंट्री की आप बात करते हैं जो स्क्रैप कलेक्शन है वो नहीं हो पा रही है अभी तक सही तरीके से। जितना मर्जी प्रेशर डाल लें स्क्रैप के प्राइसेस के ऊपर, एक लिमिट है जहाँ पर आकर एक ब्रेक लगी हुई है। हालांकि जिस किस्म का प्रेशर क्रिएट हुआ है टर्की की साइड से अभी इस टाइम पर, वो बर्दाश्त के काबिल नहीं था सेलर्स के लिए, बट समहाउ कुछ अदर डेस्टिनेशन पे माल जा रहा है टर्की के अलावा, कलेक्शंस कम है, प्रेशर उस किस्म का डेवलप हो ही नहीं पा रहा। तो
अब जिस तरह सर्दियाँ आएंगी आगे तो वो प्रेशर मेरा ख्याल है कि उल्टा बायर्स के ऊपर बढ़ेगा, बायर्स को रीस्टॉक करना होगा, गैप बहुत बड़ा आ चुका है अभी। तो होपफुली मार्केट स्टेबल ही रहेगी अगर स्क्रैप की बात की जाए तो। इसके बाद इंडिया की बात करते हैं। इंडिया के अंदर भी सिचुएशन कुछ खास ज़्यादा डिफरेंट नहीं रही, थोड़ा सा नेगेटिविटी है, कुछ थोड़ी सी डोमेस्टिक प्राइसेस उनकी एडजस्ट हुई थी, फिर बारिशें कुछ थोड़ा सा मौसम ख़राब था, कुछ छुट्टियां रही वहाँ पर। अब एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कुछ दिन के बाद अब इंडियन मार्केट वापस रिवाइव करेगी। वहाँ पे स्क्रैप की ऑफर्स तकरीबन 475-80 की श्रेडेड की ऑफर्स हो रही थी, जो कि उन्होंने एक्सेप्ट नहीं की। और सुनने में आया कि शायद 470-75 के दरमियान भी कुछ काम इंडिया में होने हुआ है श्रेडेड का। तो वहाँ पर भी एक्टिविटी कुछ कदरे स्लो है, मगर कस्टमर्स अभी भी अवेलेबल है, अगर प्राइसेस सस्ते मिले तो वो काम करने को तैयार है। और अब फर्दर बात करते हैं बांग्लादेश की। बांग्लादेश के अंदर सूरत हाल नेगेटिव ही है अभी तक। कुछ कार्गोज उन्होंने पिछले 2 हफ्तों के अंदर बुक की है, जिसकी वजह से उनकी जो रीस्टॉकिंग की नीड्स थी वो पूरी हो चुकी हैं। बट आगे किसी किस्म की वहाँ से इंक्वायरी और कोई एक्टिविटी और कुछ बाइंग ऐसी नज़र नहीं आ रही, क्योंकि रीबार्स काफ़ी प्रेशर में है बाकी दुनिया की तरह। वहाँ पर भी करेंसी काफ़ी ज़्यादा प्रेशर में है, डेप्रिशिएट हो रही है, जिसकी वजह से लोग प्लानिंग नहीं कर पा रहे आगे की। और ख़ास तौर से सबसे बढ़ के वहाँ पर एलसी के लिमिट्स के इश्यूज़ काफ़ी ज़्यादा सीरियस हैं, और अभी तक एलसी स्टैब्लिश नॉर्मल तरीके से नहीं हो पा रही। तो वहाँ पर कस्टमर्स कॉशियस प्ले करेंगे, और फ़िलहाल टाइमिंग नज़र नहीं आ रहा वहाँ से किसी किस्म की कोई ऐसी हैवी किस्म की डिमांड आना। पाकिस्तान की अगर बात करें तो पाकिस्तान का तो सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा डिज़ास्ट्रस रही है। पिछले दिनों में कस्टमर्स के जो माल आए हुए थे उनको अनलोड करने पड़े कराची के अंदर भी, और कुछ लॉजिस्टिक्स के इश्यूज थे। इसके अलावा बैकलॉग हो गया, आगे से पेमेंट के फ्लोज का प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से पाकिस्तान में कोई खास बाइंग नहीं हो सकी। ना होने के बराबर बाइंग हुई, चंद कस्टमर्स कोई ना कोई आता था और अपने हिसाब से कुछ थोड़ी बहुत बाइंग करके वापस निकल गए मार्केट से। तो इन जनरल पाकिस्तान इज़ नॉट ए कस्टमर, ज़्यादा अच्छे प्राइसेस भी नहीं दे पा रहा पाकिस्तान, जिसकी वजह से एक प्रेशर भी क्रिएट हो रहा है कि इंडिया भी आउट है, पाकिस्तान भी आउट है, बांग्लादेश भी आउट है। तो स्क्रैप पे ओवरऑल कंटेनर मार्केट के अंदर कुछ प्रेशर फील हो रहा है, और सेल उस तरीके से नहीं हो पा रहे। श्रेडेड के ऑफर्स अराउंड लास्ट वीक के अंदर समझे आपके 478-80 से लेकर 490 तक प्राइस ऑफर्स थे, जबकि कुछ काम 482, 483, 485 के ऊपर भी हुआ। 80 पे भी काम सुनने में आया है कि हुआ है, जो कि तकरीबन $7 से $8 कम है लास्ट वीक से। तो ये प्राइस कुछ डाउनवर्ड एडजस्ट हुई है। जबकि अगर हम मिडल ईस्ट HMS की बात करें तो वो अराउंड स्टेबल है $500 से $505 लेवल के ऊपर, और उसके भी पाकिस्तान के अंदर किसी किस्म की कोई नई डील सुनने में नहीं आई, क्योंकि यहाँ पर इस तरह के हालात नहीं बन पा रहे। अब काफ़ी सारे स्टील मिल्स का शटडाउन सुनने में आ रहा है, कुछ जो है वो शिफ्ट्स कम कर रहे हैं अपनी, और पाकिस्तान में भी उसी किस्म की सिचुएशन क्रिएट हो रही है जैसी बाकी दुनिया के अंदर है, या जैसी पाकिस्तान में सिचुएशन उसी किस्म की दुनिया की सिचुएशन है कि आपकी जो फिनिश सेल्स है वो इम्पैक्टेड है, आपकी एनर्जी कॉस्ट बढ़ती जा रही है, आप उसको पास ऑन नहीं कर पा रहे। पाकिस्तान के हवाले से मैं ये सोचता हूँ कि जब दुनिया भर के अंदर एनर्जी क्राइसिस आ रहा है और वहाँ पर पैसे बढ़ाए जा रहे हैं, तो पाकिस्तान कुछ डिफरेंट नहीं है। हम भी वहीं पर बेस करते हैं, सारी इंपोर्ट बेस्ड हमारी इकोनॉमी है। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि शायद जो बिजली के प्राइसेस और गैस के प्राइसेस ये बेहतर नहीं होने वाले, ये शायद फर्दर बिगड़ेंगे यहाँ से और ज़्यादा बढ़ेंगे, और पाकिस्तान के अंदर भी स्टील प्रोडक्शन की जो कॉस्ट है वो बढ़ेगी वक्त के साथ साथ। जैसे जैसे सर्दी करीब आएगी तो हमें भी प्रॉब्लम फेस करने को मिलेगी। ऊपर से पाकिस्तान के अंदर इंपोर्ट्स काफ़ी कम हो गई हैं, अब नॉर्मल हो गई हैं अभी इस वक्त। लोग अपनी प्लानिंग के हिसाब से नहीं चल रहे, या जो प्लानिंग की भी थी पहले ही स्क्रैप आ रहा था उसको उन्होंने एक्सटेंड कर लिया आगे, और फिलहाल शटडाउन्स की वजह से वो आगे 1 आध महीना और चलेगा अभी स्क्रैप। तो सोचने की बात यह है कि जो फ्लड सिचुएशन और डेवास्टेशन हुई है उसकी रिहेबिलिटेशन होनी है अभी आगे चलकर। और मैं ये समझता हूँ कि शायद कीपिंग इन व्यू कि एनर्जी कॉस्ट ज़्यादा है, आपकी जो कॉस्टिंग है वो ज़्यादा है, होपफुली जो फिनिश्ड प्रोडक्ट्स हैं जिसके पास भी माल फिनिश्ड फॉर्म के अंदर मौजूद है उसकी वैल्यू तो कम होती नज़र नहीं आ रही किसी भी सूरत, वो शायद कहीं ना कहीं जाके फ़ायदा ही देगा। तो ये एक लाइट एट द एंड ऑफ द टनल है कि जिसके पास भी स्टॉक्स हैं और अभी नहीं बिक पा रहे, तो होपफुली कल को कोई ना कोई किसी किस्म का पुश आएगा जब रिहेबिलिटेशन शुरू होगी, गवर्नमेंट की स्पेंडिंग शुरू होगी, हमने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, अभी चीज़ों को ठीक करना है, लैंड को कनेक्ट करना है, आपस में रेलवेज होनी है, तो काफ़ी सारे काम हैं अभी। और होपफुली वही लोग बेनिफिट करेंगे जिन्होंने रिस्क लिया, जिन्होंने थोड़ा तंग वक्त गुजारा अभी इस टाइम पर। तो होपफुली उनके लिए एक अच्छा टाइम होगा वो कि मार्केट दोबारा से एक दफ़ा फिर से फ्रेश इंक्वायरीज आएंगी और फ्रेश डिमांड होगी और तेज़ी से काम होगा। और होपफुली अक्टूबर में एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि दुनिया भर के अंदर कस्टमर्स बाइंग के अंदर होंगे उस टाइम पर। तो अक्टूबर एक बेहतर महीना हो सकता है स्क्रैप के लिए, बाइंग करने के लिए और एक्टिविटी के हवाले से। और होपफुली जो आपके स्टॉक्स हैं वो भी कम हो चुके होंगे उस वक्त तक, और प्रेशर कम हो चुका होगा स्टील सेक्टर के ऊपर से, स्टील फैक्ट्रीज के ऊपर से एक्चुअली। तो यही था अभी तक पिछले हफ्ते के लिए, और थैंक यू वेरी मच।